जय हिंद। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको ध्यान से देखिए और अपने आप को परखिए कि आप कितना इसमें से जीएस कर ले रहे हैं। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्रामदान दिखाई दे रहा है वो? क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विकल्प है पहला विनोबा भावे, दूसरा विकल्प है गांधी जी, तीसरा विकल्प है जयप्रकाश नारायण, और तीसरा है कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है विनोबा भावे द्वारा सबसे पहले भूदान का मतलब ना जमीन दान में देने की परंपरा स्टार्ट की गई थी विनोबा भावे द्वारा। अच्छा, सन पूछा जा सकता है तो 1951 में स्टार्ट हुआ भूदान आंदोलन, और सबसे पहले जमीन मिली थी तेलंगाना राज्य था। जो तेलंगाना राज्य है, इसका एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली, यानी सबसे पहले भूदान तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। अब देखिए यहाँ गांधी जी हैं, तो गांधी जी से भी संबंधित कुछ इसी लगे देख लीजिए। सबसे पहले 1917 में गांधी जी द्वारा क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। यह सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन उठाता है इससे। अगला है 1919 में खिलाफत आंदोलन। अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रमुख महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध, मतलब इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन से कई आंसर को हल कर ले रहे हैं। प्रश्न था भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे। कब? 1951 में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली में गांधी जी द्वारा, और जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या किया गया? क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन में पुरुषों तक सीमित न रहने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए।
दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी को आंदोलन में पुरुषों तक ही सीमित न रहने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? उनका क्या नाम था? इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष ही न शामिल हो, महिलाएं भी शामिल हो, यह सुझाव देने वाले कौन था? विकल्प लेके आप आंसर बताइए। पहला पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। दूसरा विकल्प है आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और तीसरा विकल्प है मैडम कामाजी। और चौथा है कोई नहीं। यानी दांडी नामक यात्रा जो गांधी जी द्वारा की जा रही थी, इसमें पुरुषों तक ही सीमित न रहने का सुझाव कौन दिया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया था। गांधी जी को कहा गया था कि इसमें आप महिलाओं को भी शामिल करिए। ठीक, अच्छा देखिए, जो रमाबाई हैं, इनसे प्रमुख तथ्य आप रख लीजिए। आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो पंडित रमाबाई द्वारा की गई है। अच्छा, महिलाओं में पंडित की उपाधि धारण करने वाली पहली महिला रमाबाई है। ठीक है, क्या वो? हाँ, पंडित की उपाधि धारण करने वाली पहली महिला कौन है? रमाबाई है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का मतलब क्या हो गया? दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी को सुझाव दिए थे कि मतलब कि इसमें पुरुष तक ही सीमित न रहने दिया जाए। मैडम कामाजी इंपॉर्टेंट क्यों है? इनको स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट रहेगा, विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन है? तो मैडम कामाजी। विदेशों में कहाँ पर झंडा फहराई थी? विदेशों में झंडा फहराने वाले स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहला विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली महिला मैडम कामाजी थी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार ने किस अधिनियम द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया? नीचे किसकी रहेगी, कट जाएगी। चलिए, इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, सरकार किस अधिनियम द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया? सरकार किस अधिनियम द्वारा बस सरकार किस अधिनियम द्वारा बंबई से सिंध प्रांत को अलग किया? क्वेश्चन था। विकल्प आपके सामने है 1947, अगला है 1945, अगला है 1935 और एक है 1942। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है सरकार किस अधिनियम द्वारा बंबई से सिंध प्रांत को अलग किया था? तो यह आपका आंसर रहेगा 1935। 1935 अधिनियम के तहत बंबई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंध प्रांत है वर्तमान समय में पाकिस्तान पड़ेगा। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से बंबई से सिंध प्रांत को अलग किया गया। 1947 क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, स्वतंत्रता अधिनियम है। 1945 क्या भाई? बेवेल योजना है, बेवेल योजना है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। और बंबई से सिंध प्रांत को अलग कब किया गया है? तो 1935 में। अच्छा, इससे क्वेश्चन बन सकता है 1935 से बंबई से तो सिंध प्रांत को अलग किया गया है, म्यांमार यानी भारत का जो पड़ोसी देश एक म्यांमार यानी बर्मा जो था पहले, इसको वर्मा को भी अलग किया गया है। अच्छा, 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा कहा गया था बिना ब्रेक की गाड़ी, कहा गया था ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं है, किसको कहा गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया। किसके द्वारा किया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। हाँ, इसको एक चीज़ और कहा गया है, दासता का अधिकार पत्र, दासता का अधिकार पत्र। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? विकल्प आपके सामने है। पहला है भारत और नेपाल, भारत नेपाल, ठीक है। दूसरा विकल्प है भारत भूटान, भारत भूटान। तीसरा है नेपाल तिब्बत, नेपाल तिब्बत। जितना आसान आप समझ रहे उतना है नहीं, क्योंकि बिल्कुल सब तो सटा के दिया है, और एक है कोई नहीं। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, यह किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक। अच्छा, अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। जिसे मान लीजिए हिमालय जो है, इसके नीचे की दिखाई दे रही बहुत तीनों, हिमालय का उत्थान 3 क्रमिक भागों में हुआ है। पहले का नाम है महान हिमालय, दूसरे का नाम है मध्य हिमालय, और तीसरे का नाम है शिवालिक, शिवालिक, जिसे गोरखपुर में किस नाम से जाना जाता है? डुडवा। गोरखपुर में इसको डुडवा कहा गया है। तो यह तो जो सबसे उत्तर में यह महान हिमालय, मध्य में, बीच में जो है मध्य हिमालय, सबसे दक्षिण में यह शिवालिक है। अब इसमें यहाँ से एक नदी और एक नदी इधर से क्रॉस करती है। तो एक नदी का नाम है सिंधु नदी, एक का ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बीच में 3 नदी, सतलज, काली, तीस्ता, सतलज, काली और तीस्ता। तो हिमालय को नदी के हिसाब से भी अलग नाम दिया गया है। सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है, इसको किस नाम से जाना जाता है बाबू? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच जो है, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली तीस्ता के बीच में जो है, इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है, इसे असम हिमालय। तो हिमालय का अगर उत्थान इसके समानांतर देख रहे हैं, तो सबसे उत्तर में महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक। लेकिन नदी के हिसाब से देखेंगे तो सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसकी शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है भाई? एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच
मध्य समय, इसको आप GMT भी कह सकते हैं, GMT से कितना आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय या GMT से कितना आगे। विकल्प आपका है पहला 4 घंटा, दूसरा विकल्प है 7 घंटा, तीसरा है 5 सही 1/2 घंटा, और तीसरा विकल्प आखिरी वाला विकल्प है 3 सही 7/2 घंटा। तो क्वेश्चन है भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मध्य समय या GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक, अब यह जो है हम इस ग्राफ में आपको सब दिखा दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर एकदम बीचों बीच जो आई है इसको कहा जाता है GMT, यानी ग्रीनविच मध्य टाइम यही है। और एकदम बिल्कुल देखेंगे प्रशांत महासागर के समय इस तरह करके कई जगह मुड़ के आई है, इसको 180 अंश कहा जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 0 अंश विश्व का मानक समय हो गया, 180 अंश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। हाँ, इसके इधर देखेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह करके आएगी 82 सही 1/2 अंश। यह भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय। तो GMT से भारत का मानक समय कितना है अंतर, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक, और इसमें कुछ छूट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका, हाँ अगर और सूचना लेना चाहते हैं तो देखिए जो 0 यह है इसको कहा जाता है विषुवत रेखा, इसके ऊपर 23.5 अंश रहेगी तो कौन रहेगी, कर्क रेखा। इसके नीचे 23.5 अंश रहेगी, इसका नाम रहेगा मकर रेखा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, भारत के संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन है भारत के संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होता है। विकल्प देखिए कौन नहीं होता है। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, और चौथा विकल्प है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नाम दिया भारत के संघ कार्यकारिणी का सदस्य कौन नहीं होता, तो मुख्यमंत्री नहीं होगा क्योंकि तो राज्य का होगा। संघ का उपराष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। अब उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आर्टिकल पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं 63। ठीक, अच्छा उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा। क्लियर। उपराष्ट्रपति का देखिए चुनाव होता है। ठीक, राष्ट्रपति का आर्टिकल बोलिए 52। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है उम्र इनके लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। इनको शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को दिलाता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। क्लियर। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है बाबू, आर्टिकल 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। यानी जो लोकसभा का चुनाव जीतेगा तो 25 साल, लोकसभा के लिए तो 25 साल। ठीक है। अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति कई क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया, नियुक्ति।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, बाकी इनकी जो है चुनाव होता है। मुख्यमंत्री का आर्टिकल कोई बोले भाई, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 164, पूरा पढ़ा दिया गया, पीछे रिवीजन करिए भाव। 164, मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री बनेगा तो 25 साल। ठीक, अगला हाँ, इसको शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल। ये सब परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नीचे नहीं आएगा इसके। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? शक्ति है, हाँ। पहला है सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है कोई नहीं। इसके नीचे वाली आ रही है ना? ठीक है, तो किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? तो बाबू देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है, नीचे नहीं आ रहा है ना, हम इधर लिख दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है और वहीं पर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है तो लेख जारी करती है। कई प्रकार का लेख जारी करती है? 5 प्रकार का लेख, या इसको रीड भी कहते हैं। और वही लेख 5 प्रकार का ये भी जारी करती है हाई कोर्ट। ठीक, वो 5 लेख कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन पाइए। हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार का संरक्षक पूछे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों मूल अधिकार के संरक्षक भी हैं। तो हम इधर लिख दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार की संरक्षक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन काम करता है? किसके अधीन काम करता है क्वेश्चन है। तो विकल्प आपका पहला विकल्प है गृह मंत्रालय, दूसरा विकल्प है रक्षा मंत्रालय, तीसरा विकल्प है वित्त मंत्रालय और चौथा है कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? 1993 में। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन इधर देखिए। ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
किसे किसी क्वेश्चन है, किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? अधिकार है। क्वेश्चन है किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? विकल्प आपके सामने है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा विकल्प है संसद। तीसरा राष्ट्रपति। चौथा कोई नहीं। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए वर्तमान में हाई कोर्ट, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं बाबू? 25 हैं। बिल्कुल सही, 25 हाई कोर्ट भारत में है। अब 25 हाई कोर्ट में सबसे नया कौन है या सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना, बिल्कुल सही, सबसे पुराना कोलकाता है। कोलकाता सबसे पुराना कोलकाता हाई कोर्ट है। और सबसे नया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? क्वेश्चन है कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? विकल्प है आपके सामने जूट, अगला है कॉटन, अगला है नायलॉन और अगला विकल्प है आपका फ्लैक्स। तो कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो नायलॉन। नायलॉन जो है बाबू ये वनस्पतिक रेशा नहीं है, यह बल्कि मानव द्वारा निर्मित रेशा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसमें विकल्प आप रख सकते हैं दबाव पर, दबाव। दूसरा है तापमान। तीसरा विकल्प है पृथ्वी से दूरी और चौथा विकल्प है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? विकल्प आप अपने सामने रख सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला विकल्प है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। अगला विकल्प है ऑक्सीजन और अगला है कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस है। ऐसी गैस, ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस जो सूर्य से आने वाले ऊष्मा को ले लेती हैं, जाने नहीं देती है। तो धीरे धीरे क्या होता है धरती का ताप बढ़ता है। जब धरती का ताप बढ़ता है तो क्या होता है ग्लेशियर पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदी में बाढ़ आएगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो मालदीव जैसे देश डूब जाएंगे, और ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो फिर सूखा पड़ जाएगा, तबाही मच जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मेथेन CH4, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन है आपका, इधर हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया मानव शरीर के किस भाग को? भाई बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि कमेंट में कुछ बड़ा बड़ा लिखने के लिए बच्चों की मांग है। तो न्यूमोनिया मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया को तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कौन सा भाग? पहला है वृक्क, दूसरा विकल्प है आपका फेफड़ा, अगला विकल्प है आपका यकृत, और अगला हृदय। तो निमोनिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को करता है। इसमें क्या होता है ना, फेफड़ा फूल जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, निमोनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम ओसलर। निमोनिया को एक नाम दिए थे, वह नाम था मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया। मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया। क्वेश्चन पूछा गया है मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया किसे कहा गया? तो निमोनिया कहा गया। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा सूज जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? जल निकाय क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? विकल्प अपने सामने रखिए। पहला है सुपीरियर झील, दूसरा विकल्प है आपका कैस्पियन झील, तीसरा विकल्प है बैकाल झील, और चौथा विकल्प है आपका तगन्या झील। कट जा रहा है, यह थोड़ा को नहीं दिखाई दे रहा है। तगन्या झील, यह है तगन्या झील। ठीक, तो क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय का मतलब ना जो चारों ओर स्थल से घिरा रहे, समुद्र से न कहीं मिला रहे। तो देखिए सबसे बड़ा अगर पूछे तो कैस्पियन सागर है या कैस्पियन झील जो है यह सबसे बड़ा है अंतःस्थलीय जल निकाय। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा है। अच्छा, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो नहीं, कैस्पियन झील ही है। लेकिन क्वेश्चन है अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? मतलब ऐसा कोई झील जो चारों ओर स्थल से बंधा हो, समुद्र से ना मिला। तो यह कहीं न कहीं समुद्र से मिली है, यह कहीं न कहीं मिली है, यह कहीं न कहीं मिली है, लेकिन यह कहीं मिली नहीं। तो हमारा क्वेश्चन था पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन है? तो कौन है? कैस्पियन झील है। क्लियर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील, यह गहरी झील है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी झील पूछे तो तगन्या झील है।
सबसे लंबी झील तगन्या है, सबसे गहरी झील बैकाल झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। और क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा अंतर स्थलीय जल निकाय कौन है, तो कैस्पियन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन हम इधर लिख दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा भाई, भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, जनरल कौन थे। ठीक, तो विकल्प आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा है मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद। तीसरा विकल्प है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और चौथा विकल्प था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यह स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम दोनों भारतीय गवर्नर जनरल हैं, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। हाँ, एक सूचना और आप रख लीजिए, आंध्र प्रदेश के यह मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, आंध्र प्रदेश के सीएम भी ये रह चुके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। विकल्प आप रख लीजिए, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, हम हाफ में एमपी लिख दे रहे हैं। अगला है पंजाब और अगला है झारखंड। तो क्वेश्चन है सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो सागौन के जंगल हैं यह भारत में पाए जाते हैं, साथ ही साथ दक्षिण एशिया में भी पाए जाते हैं। भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जो सागौन के जंगल हैं यह भारत में पाए जाते हैं, साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और आपकी सूचना के लिए बता दें, यह मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो विकल्प में है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सही है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में पाया जाता है। यानी आप ग्राफ बना लेंगे इस तरह भारत का, तो आपको मध्य प्रदेश लेके अगर हई वाला हिस्सा अगर आप इस तरह ले रहे हैं तो यह सागौन के वृक्ष पाए जा रहे हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन है सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है। सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जारी रहती है। क्या है भाई? और कई दिनों तक जारी रहती है। तो कहता क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाए और वह लगातार कई दिनों तक जारी रहे तो उसे क्या कहेंगे? विकल्प है अंत, दूसरा विकल्प है विश्राम,
तीसरा है आपका प्रस्फोट, हाफ में मतलब आबलिक फटना, और चौथा विकल्प है परीक्षण। तो इसको कहा जाता है प्रस्फोट या फटना। सामान्य वर्षा से यदि अधिक वर्षा होने लगे, लगातार कई दिन तक जारी रहे, तो इसे कहा जाता है बादल का फटना या प्रस्फोट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो विकल्प था 12 बैंक, 6 बैंक, 16 बैंक, 14 बैंक। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बाबू? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? विकल्प है पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, और चौथा है कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। नियोक्ता का मतलब ना सबसे ज़्यादा किसमें काम करने वाले मजदूर यानी श्रमिक हैं। तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले श्रमिक या मजदूर किसमें हैं? प्राथमिक क्षेत्र। हाँ, कुछ लोगों को समस्या होगी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन यह प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आती है। सेवा का मतलब जो लोग काम करते हैं, जैसे विदेशों में जाके कमाई अपनी करते हैं, तो सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा आमदनी सेवा क्षेत्र से आती है। सबसे बड़ा क्षेत्र पूछे तो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी जिसमें श्रमिक मजदूर काम करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन है आपके सामने। क्या आ रहा है भाई? ठोका ठाकी स्टार्ट है। क्वेश्चन है योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? विकल्प आप रख लीजिए मोंटेग सिंह अहलुवालिया, मोंटेग सिंह अहलुवालिया। दूसरा विकल्प है आपका आरपी सिंह, तीसरा विकल्प है श्याम लाल घोष, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो कौन आ रहा है भाई? देखिए, सबसे पहले तो आप इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो मोंटेग सिंह अहलुवालिया थे। ठीक है, अब योजना आयोग क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत 1950 में, इसकी शुरुआत 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष पूछा जाता है हमेशा प्रधानमंत्री हुई होता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं, यो योजना आयोग के जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। तो इसका उपाध्यक्ष भी हो सकता है। उपाध्यक्ष
तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी हो जाएंगे। अब पहला उपाध्यक्ष अगर पूछे तो पहले उपाध्यक्ष थे, उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यह समाप्त हो गया, इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष पूछा था तो यह मोंटेक सिंह अहलूवालिया। यानी योजना आयोग का गठन जब 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो यह तो अध्यक्ष हो गए। उस समय उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा थे। अच्छा, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त किया गया था 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया और 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग। अब योजना आयोग ही नीति आयोग है, लेकिन नाम बदल दिया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? 1950 में। इसको समाप्त कब किया गया? तो 13 अगस्त 2014 को। इसका नाम नीति आयोग का पड़ा तो 2015 में। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे? पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। इसके क्या थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और अंतिम भी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष पूछा है ना, उपाध्यक्ष तो कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अब इसके जो हैं नीति आयोग नाम कब पड़ा? 2015 में। इसके अध्यक्ष मोदी और उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप। हाँ, किस राज्य में भारत हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? क्वेश्चन है किस राज्य में भारत में हरित क्रांति के लिए प्रारंभिक स्थल चुना गया? प्रारंभिक स्थल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा है किस राज्य में भारत में हरित क्रांति के लिए प्रारंभिक स्थल चुना गया था? तो देखिए विकल्प आपके सामने है पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और एक विकल्प है तमिलनाडु। तो हरित क्रांति के लिए प्रारंभिक स्थल चुना गया था पंजाब में। विकल्प के हिसाब से तो पंजाब हो गया। हाँ, इसमें आप याद रखिएगा हरियाणा भी चुना गया था, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी चुना गया था। तो ये तीनों को चुना गया था प्राथमिक स्थल, लेकिन विकल्प में पंजाब है तो पंजाब मार देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट याद रख लीजिएगा, 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलाग को। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, हरित क्रांति में किसका उत्पादन ज़्यादा हुआ? तो गेहूं और चावल का। गेहूं चावल का उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन है क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, कितना हुआ भाई उपेंद्र? देखिए कितना है समय। चलिए, अच्छा यह जो आपके बीच में 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन यानी 25 चौका 100। इसमें आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन समझ लीजिए है। अगला पॉइंट है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण करता है?
क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षा करता है, संरक्षण करता है। क्या दिक्कत है भाई? विकल्प है आर्टिकल 30, अगला है आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 और आखिरी है आर्टिकल 29। तो कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 याद रखिएगा। अब जब 30 सामने तो इसको भी देख लीजिएगा। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए, ठीक, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए है। और 26 जो है धार्मिक कार्य प्रबंधन के लिए है, प्रबंधन के लिए है। और आर्टिकल 27 जो है विशिष्ट धर्म की बढ़ावा के लिए कर से संबंधित है। विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर यानी टैक्स से संबंधित है। क्लियर है? अगला है नॉन-स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन में किसका लेप होता है? नॉन-स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन में किसका लेप होता है? किसका लेप होता है? विकल्प आपके सामने है। पहला है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। दूसरा विकल्प है पीवीसी, पीवीसी। तीसरा विकल्प है काले रंग और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो देखिए टेफ्लॉन नॉन-स्टिक खाना पकाने वाले बर्तन में लेप होता है टेफ्लॉन का। यह क्या है? जब कैंसर जैसे और हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जैसे ना जो हम लोग घरों में बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसमें अगर कम तेल डालेंगे तो जो खाना बनाएंगे वो जल जाता है, सब्जी मतलब कि जल जाएगी। लेकिन यह एक ऐसा बर्तन है कम से कम तेल डाल देंगे ना सब्जी जल नहीं सकती, इसमें बहुत ही लाभदायक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन-स्टिक खाना बनाने वाले। अच्छा एक चीज़ और है, यह जो है ना विद्युत का कुचालक है, यानी इस पर अगर विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक का मतलब विद्युत प्रवाह नहीं होगा। हाँ, अगर लाइन में सट गया तो लाइट नहीं मारेगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कहीं भी आप प्रयोग करिए बशर्ते इसमें कम तेल पर भी आपका खाना जो जलेगा नहीं और कम तेल कम मात्रा में भी आप खाना बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या? थोड़ा भाई, आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य पूछ रहा है। संसद का कार्य क्या है? विकल्प है आपका आलोचना करना, आलोचना करना। अगला विकल्प है आपका शासन करना। अगला है कानून बनाना और अगला है कर एकत्रित करना, कर एकत्र करना। तो देखिए आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना, ठीक है। आपको संविधान का भाग 11 याद होगा, भाग 11 जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में कहा गया है। आर्टिकल कुल आपकी है इसमें 245 से 255 तक, ठीक है। तो 245 है, इसमें कहा गया है संसद को कि आप संपूर्ण देश या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं, वहीं राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।